की प्रातःकालीन सभा में उपस्थित आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़ के रूटीन से हटके आज कुछ नया आपके सामने होने वाला है। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में एपीजी यूनिवर्सिटी, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, उसके तत्वाधान से हमारे मध्य विराजमान है नेहा शर्मा, सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला, डॉक्टर अमनदीप चौहान, डीन एंड एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च एट एपीजी यूनिवर्सिटी, रंजीत कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोऑर्डिनेटर लीगल एड, पूनम असिस्टेंट प्रोफेसर कमेटी ऑफ एपीजी। आप सबका मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, प्रधानाचार्य की तरफ से और इन प्यारे बच्चों की तरफ से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही इनके साथ आए हुए एपीजी यूनिवर्सिटी के लीगल स्टडीज़ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सबका भी इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और साथ ही मैं इन सभी महानुभावों का, एपीजी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने लीगल एड, कानूनी सहायता से संबंधित जानकारियां देने के लिए हमारे विद्यालय को चुना और हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, हम सबको इससे बहुत जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है और बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्यारे बच्चों, कोई भी देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमारा देश भी आप सब जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में भी कानून का शासन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और जो निरंतर आज तक चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश एक स्वस्थ लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है और वो चलता रहेगा। ये हमारी सबसे बड़ी विरासत हमें जो हमारे पूर्वजों से मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसी कड़ी में जो कानूनी सहायता है या कानून है, उसकी जो बारीकियां हैं या जानकारियां हैं या सरकार की जो नीतियां कानूनी सहायता को लेकर के चलाई जाती है, उसका हम सबको ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह की नीतियां सरकार ने कानूनी सहायता देने के लिए गरीब लोगों के लिए चलाई है, बच्चों के लिए कानून में क्या प्रावधान है, महिलाओं के लिए कानून में क्या प्रावधान है, और अगर कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम किस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज ये कानूनविद विशेषज्ञ हमारे मध्य आए हैं। इनका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने ढंग से अपने जीवन को जी सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति है, अगर वो अपने ढंग से नहीं जी सकता तो उससे जो है माना जाता है कि उसकी स्वतंत्रता जो है उसके पास नहीं है। इसके साथ ही ये जो अधिकार है ना बल्कि उन्हें मिला है जो कि जिन्होंने जन्म ले लिया है, बल्कि उन्हें भी मिला है जो कि अभी पेट में है। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि पहले ये अपराध किसी से छुपे नहीं है, भ्रूण हत्या वाले। तो बच्चे क्या होता था पहले कि लोग क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पहले पता कर लेते थे कि लड़का है या लड़की है ना।
उसके बाद वो क्या करते हैं कि बच्चे को जो है कोक में ही मार देते थे। और अब इसके लिए बहुत सारे कानूनी अपराध के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, उनके लिए सजाएं भी दी गई है। दूसरा जो हमारे पास अधिकार है वो अधिकार है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में प्रावधान है। आर्टिकल 21A के अनुसार जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके साथ ही जो एक्ट बना है हमारे पास, उसका उद्देश्य यह है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों के रिलेटेड भी उसमें बताया गया है कि 25% जो सीट है वो रखनी पड़ेगी उनको 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे जो है फाइन लग सकता है या फिर उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके साथ ही जो एक्ट बना है उसकी विशेषता यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। वो जो बच्चे विकलांग हैं उनको 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई है, यानी जो अब एज है जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा हमारा अधिकार है, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एक विद्यालय एक मंदिर है, जैसे आप सभी को यूनिफॉर्म मिली है तो वो ये चीज़ दर्शाती है कि आप लोग जो है स्कूल के अंदर एक समान है, ना यहाँ पे कोई अमीर है ना यहाँ पे कोई गरीब है। तो आपको जो है शिक्षा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलनी चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के साथ होता है तो आप एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास राइट है वह है राइट टू पार्टिसिपेशन का, यानी सहभागिता का अधिकार। जैसे मैंने बोला कि आप सभी का अधिकार है शिक्षा का, उसके साथ ही शिक्षा के साथ साथ कई बार जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एक्स्ट्रा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें आपका अधिकार है, उसमें आप पार्ट ले सकते हो। अगला जो हमारे पास आता है बाल विवाह। अब बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह होता है जब 21 साल जो एज की गई है पुरुष के लिए, शायद अब महिला के लिए भी 21 साल कर दी गई है, अगर उससे कम के उम्र के जो बच्चे हैं वो शादी करते हैं तो उसे जो है बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो है जब तक वो 18 साल या 21 साल के नहीं हो जाते, उनमें मतलब मैच्योरिटी नहीं होती उस लेवल की। अगर वो बच्चे शादी करते हैं तो लड़की को दूसरों के घर में जाना होता है, उसकी खेलने कूदने की उम्र में, शिक्षा करने की उम्र में उस पर जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे नहीं पता होता कि दूसरों के घर में कैसे रहना होता है, कैसे जिम्मेदारियाँ निभानी होती है, जिसके वजह से कि घरेलू हिंसा के जो अपराध हैं वो सामने आते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा अगला जो अधिकार है वो मैं बताना चाहूँगा आपको पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब ये सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है किसको? चाइल्ड को, नाबालिग को, किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से। इसके लिए हमारे पास एक एक्ट भी बना है, पॉक्सो एक्ट 2012। ये एक्ट क्यों बना? वाई पॉक्सो? देखो, हमारे पास पहले एक एक्ट था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसमें कि बताया गया था कि अ मैन कैन कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन। वहाँ पे ना तो बच्चे मेंशन किए गए थे और ना ही वहाँ ऐसा लिखा गया था कि अ फीमेल कैन कमिट ऑफेंस अगेंस्ट मेल। तो ये एक्ट जो है वो जो मेल चाइल्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और वहाँ पे आईपीसी में जो है बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी, इसीलिए ये एक्ट आया। इसका क्या उद्देश्य है इस एक्ट का? इस एक्ट का उद्देश्य है, सबसे पहला, ये प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन को। किससे? मेल से,
फीमेल से या फिर अदर चाइल्ड से और पोर्नोग्राफी से। और इसके बाद जो इसका जो मेन जो उद्देश्य यह है कि चाइल्ड को बचाना चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से। और अगला जो हमारे पास आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है जुवेनाइल यानी बच्चे, चाइल्ड जो नाबालिग है, डेलिक्वेंसी मतलब अपराध। इसके लिए भी हमारे पास एक एक्ट बना है, जुवेनाइल एक्ट, जिसके तहत कि अगर कोई बच्चा है वो कोई अपराध करता है तो उसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाई गई है, उनकी अलग से प्रोसीडिंग्स चलती है और इसके साथ उन्हें जो है अलग से रखा जाता है, बाल सुधा गृह में रखा जाता है उनको। तो ये सारे आपके राइट्स हैं। अगर कोई भी आपके राइट्स की अवहेलना करता है, जैसे कि अगर कोई आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप अपने टीचर को आके बोल सकते हो या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हो, या फिर जो मैंने नंबर बताया आपको 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, आप इस पे भी कॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप 112 पे भी कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने सारे बच्चे जिन्होंने अपना जो है लक्ष्य जो है अभी तक निर्धारित कर दिया है कि उनको क्या बनना है फ्यूचर में, हाथ खड़े करो। बस एक बच्चे ने क्या बनना चाहते हो वो पूछ रहे हैं। क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में? चलो जिन्होंने आपको मालूम है क्या बनना है लाइफ में, आगे किस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो? 4-5 बच्चे, बस बाकी सारे ऐसे ही चले हुए हैं पढ़ने। चलो कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया तो वो करो अभी से। जिन्होंने डिसाइड कर लिया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखो मेरा ये पूछने का पर्पज़ ये था क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको बनना क्या है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपने जाना पंथाघाटी साइड है ना, आप जा रहे हो तारा देवी साइड, चल रहे हो, आप तारा देवी साइड भी चल रहे हो और पंथाघाटी के लिए भी चल रहे हो, दोनों में आप चल रहे हो, बट आपने जाना कहाँ था? पंथाघाटी में, है ना। तो देखो आप जा रहे थे तारा देवी साइड, तो देखो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और आप गलत रास्ते पे चले गए। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आप पढ़ाई करो और उसके साथ आप जो है जितना ज़्यादा हो सके नशे से दूर रहना, क्योंकि नशा जो है खोखला कर देता है इंसान को, उसकी सोचने की शक्ति कम कर देता है। आप लोग देश का भविष्य हो, पढ़ लिख कर विद्वान बनो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, व्योला स्कूल का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच। मुख्य पात्र आशा एक गरीब विधवा रहती है। वह घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना से तो पीड़ित है ही, परंतु अब उसके दबंग जेठ और देवर ने उसके पति की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। परंतु इसी दौरान उसे एक पैरालीगल वॉलंटियर मिलता है जो उसे समझाता है और एक अच्छे सलाहकार के पास ले जाता है। सलाहकार उसे बताता है कैसे न्याय विधिक सेवा यानी लीगल एड हेल्प द्वारा तुम न्याय पा सकती हो और अपना जीवन एक अच्छी राह पर ले जा सकती हो। तो चलो शुरू करते हैं। संविधान ने रखी है एक खास बात, मुफ्त में मिलेगी न्याय की सौगात। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मेरी जिंदगी भी कितनी खुशहाल हुआ करती थी और मेरे जैसी अनपढ़ का कौन सहारा। अरे अभी तो घर के इतने सारे काम पड़े करने को, ऊपर से मैंने हाथों पे नेल पॉलिश लगा लिया। अब कौन करेगा? अगर मैं नहीं करे मेरी तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, आशा को बोलती हूँ, पड़ी होगी किसी कोने में। आशा, आशा, अभी तक तुमने ये नहीं करा? अगर इतने आराम से काम करोगी तो बाकी के काम कौन करेगा? अभी तुमने राहुल को भी स्कूल छोड़ने जाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और राहुल को स्कूल छोड़ के आओ। आओ तुम्हें बताएं कैसे घरेलू हिंसा से लड़ी आशा ने लड़ाई, जमीन के धोखे में फंसी उसकी सच्चाई, कानूनी मदद ने की उसकी रक्षा। ये कहानी हम सबके लिए है शिक्षा।
राम राम बड़े भैया। राम राम। कैसे हैं आप? तू सुना? बस भैया कृपा है आपकी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? भैया मुझे आपसे एक सिलसिले में एक जरूरी बात करनी थी। बात कर। अब हमारा छोटा भाई किशन तो रहा नहीं, तो क्या उसकी सारी जमीन आशा भाभी की हो जाएगी? अरे मिल तो जाएगी लेकिन पूरी नहीं। पूरी नहीं मतलब? मतलब कि ये कि 10 बीघा में से उसको देंगे सिर्फ 1 बीघा, बाकी करेंगे आधी आधी। मगर भैया ये काम आप करोगे कैसे? अरे तेरी भाभी है अनपढ़ गवार, उसको हम जो बोलेंगे वो करेगी। तब तो भैया इस काम में देरी मत करो। बिल्कुल। घर की साजिशों से तो कृष्ण भगवान भी थे परेशान, घर की साजिशों से तो कृष्ण भगवान भी थे परेशान, तभी तो रचा गया महाभारत जैसा महासंग्राम। हाँ महारानी, आगे तुम इतना टाइम लगता है स्कूल छोड़ने में, बेवकूफ समझा है तुमने। बाकी के काम कौन करेगा? अभी तुमने गाय को पानी भी पिलाना है, जल्दी उसको पानी पिला के आओ। भाभी हाँ जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, कैसे हैं आप? आपसे 2 मिनट बात करनी थी। बैठ। भाभी कृष्ण तो रहा नहीं, वो हमारा प्यारा और दुलारा था। देवा जी, अब मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनके पास चली जाऊं, वैसे भी इस दुनिया में मेरा सारा है ही कौन। ऐसे मत बोलिए भाभी, सारा परिवार है आपके लिए। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। इसमें क्या है देवा जी? ये कृष्ण की सारी प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सारी ट्रांसफर आपके नाम पे हो जाएगी भाभी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी? बिल्कुल भाभी, इसमें आपका अंगूठा लगेगा यहाँ पे। चलो कुछ तो जीने का सहारा मिला। बाकी जो भी सहायता होगी भाभी जरूर याद करिएगा, है ना? गलत प्रस्तुति और धोखाधड़ी की चादर ओढ़े सपनों के रंग भरते हैं, जिन्हें समझते थे हम अपना वही बन जाते हैं पराये। गलत प्रस्तुति के इस खेल में सभी रिश्तों के रंग उड़ जाए। आशा, जल्दी से ये कपड़े धो के मेरे रूम में आओ। आशा, नमस्ते भैया, आप यहाँ पे? बस कपड़े धो लीजिए भैया। तुमसे एक जरूरी बात है, बैठो। मुझे ये बात बताओ, पिछले कल तुमने किसी दस्तावेज पे अंगूठा लगाया था। हाँ क्या था उसमें? देवा जी मेरे पास एक दस्तावेज देख के आए थे, उन्होंने कहा कि इस पे अपना अंगूठा लगा दो और जो मेरी किशन की जो ज़मीन है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी। और तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं, तो तुमने बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पे अंगूठा कैसे लगाया? उन्होंने बोला कि ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। अरे पगली, उस दस्तावेज पर क्या लिखा तुम्हें पता है? नहीं। उस पर लिखा था कि तुम अपनी सारी जमीन उनके नाम करो, अपने देवर और जेठ के नाम। पर देवा जी ने तो ऐसा कहा कि वो तुम्हारे नाम हो जाएगी। उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। धोखा किया उन्होंने तुम्हारे साथ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, रो मत। मेरा एक दोस्त है सलाहकार, उसके पास चलते हैं, वो हमें इस बात की सलाह देगा। कोई बात नहीं, चलो आगे। जब जब गम का बादल छाया, कानूनी हाथों ने है हमें बचाया। नेताओं के घरों में नहीं, कचहरियों ने है हमें इंसाफ दिलाया। राम राम अंकित भाई। राम राम राहुल भाई, आज कैसे आना हुआ? आज बहुत जरूरी काम से आया हूँ। आओ बैठो। देखिए, बताइए आज किस वक्त कारण आपका यहाँ आना हुआ? ये मेरी बहन है, इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इनके साथ एक धोखा हो गया है। कैसा धोखा? उस धोखे से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए। आप ये बताओ, किसी भी महिला के साथ अगर उस पे घर पे अत्याचार हो रहा हो या फिर उसको जबरदस्ती काम कराया जा रहा हो, तो घरेलू हिंसा है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये तो घरेलू हिंसा है। तो वही इनके साथ घरेलू हिंसा भी होती है, और साथ में जो इनके देवर और जेठ है, उन्होंने इन पे एक धोखा किया है। क्या है कि कैसा धोखा? क्या है कि मेरे जीजा जी, इनके पति, उनकी जब से मृत्यु हुई
तो देवर और जेठ वो उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। अच्छा। तो उस वजह से वो एक दस्तावेज लाए इनके पास, और इनको पढ़ना आता नहीं, तो इन्होंने बिना पढ़े उस पर अंगूठा लगा दिया और सारी की सारी ज़मीन उन्होंने अपने नाम करवा दी है, और इन्हें उस बात का कुछ पता नहीं। अच्छा। तो अगर कृपया करके इस पे अगर आप कोई सलाह दे सकते हैं, आप पर हम बहुत उम्मीद से आए हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी एक कानूनी अपराध है जिसके लिए इनको ज़रूर लीगल एड की तरफ से मदद मिलेगी। क्या आशा आपको पता है लीगल एड के बारे में? कानूनी सौदा बहुत महंगा सौदा है और वकील को देने के लिए मेरे पास इतनी रकम भी नहीं है। नहीं आशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि लीगल एड क्या होता है। कानूनी सहायता उन लोगों को मिलती है जो वकील का खर्चा उठाने में असमर्थ है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। क्या आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इसमें मुफ्त कानूनी सलाह, अदालत में प्रतिनिधित्व और कानूनी दस्तावेज की तैयारी और कानूनी शिकायत दर्ज करना और घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और जैसे कई अन्य मुद्दे इसमें शामिल है। और आशा आपको पता है इसमें महिलाओं के लिए तो विशेष कानून बनाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह के कानून, जो कि तलाक से रिलेटेड, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और तो और इसमें महिलाओं के लिए एक विशेष सैलरी बनाया गया है जिसमें वो अपनी सहायता ले सकते हैं बिना किसी डर के। और इसमें सभी प्रकार के लोग सहायता ले सकते हैं जैसे विकलांग व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, SC ST और इंडस्ट्रियल वर्कर और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित और जाति हिंसा और जाति अत्याचार से पीड़ित लोग। क्या आशा आपको पता था ये सब? तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये अब तो न्याय आपके घर तक आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, 15-100 पे कॉल करके अपनी सारी शिकायत वहाँ पे दर्ज करानी है। सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे छोटा सा नुक्कड़ नाटक। सबके लिए आकाश न्याय का, सबके लिए विश्वास न्याय का, सबके लिए विश्वास न्याय का, सबके लिए अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा सुना ना जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चापालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विविध सेवा परीक्षण नालसा न्याय सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नेहा शर्मा जी को, जो लीगल एड, लीगल अथॉरिटी APG यूनिवर्सिटी शिमला की है, उनको बुलाऊंगा कि वो न्याय और अधिकारों के विषय में आप सबसे अपने विचारों को साझा करें। नेहा शर्मा जी।
आदरणीय डॉक्टर अमनदीप चौहान मैम, प्रधानाचार्य ब्यूलिया स्कूल, एपीजी यूनिवर्सिटी से आए सभी स्टूडेंट, स्टाफ और यहाँ ब्यूलिया स्कूल के सभी टीचर्स और स्टाफगण, और सबसे महत्वपूर्ण इन बच्चों को, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन आप याद रखिए, क्योंकि आज के दिन आप ये 18 नवंबर 2024 आज आपके बीच में एक ये पहल हुई है जब लीगल एड यानी कि लीगल सर्विसेज या एक कानून का एक डंका बजा है आपके आज स्कूल में। बच्चों के राइट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन सुरजीत जी ने दी, बहुत हद तक मायने में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है लाभकारी है। उस चीज़ का ज़रूर आप लोग फ़ायदा उठाएं और उस चीज़ को समझें। आप इस बात को समझेंगे कि आज का जो बच्चा है वो ही मानव का आगे का जो है वो भविष्य है। एक कथन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो उसका मतलब यही है, शुरुआत अगर जड़ों से की जाए तो वृक्ष जो होता है वो फला फूला रहता है। तो हमारी जो जड़ें हैं वो आप लोग हैं, आप बच्चे हैं। आपके तक जो नरिशमेंट पहुंचेगा वो ही कल के समाज को जो है उन्नत बनाने में बहुत हमारे को हेल्प करेगा। मैं मैम अमनदीप चौहान जी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो इसलिए कि ये जो कड़ी के वजह से हम जो जुड़े हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो जुड़ा हुआ है जिन विषयों से, मैम अमनदीप चौहान की टीम जो है वो जगह जगह जाकर, सिर्फ आपका स्कूल ही नहीं, मैंने देखा उनको कि इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आश्रम हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अपनी एपीजी यूनिवर्सिटी हो, इनके कॉलेज से यूनिवर्सिटी से हम लोगों को इतनी हेल्प मिलती है। जहाँ जहाँ पे भी हमको लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की मदद होती है, वहाँ पे मैम और इनका जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे साथ, हम इन्हें हमेशा खड़ा पाया हमने। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि अपने रोज़मर्रा जीवन में कुछ एक क्षण निकालना भी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर एपीजी इंस्टीट्यूट हमारे साथ इतने हद तक हमारे साथ जुड़ा है तो ये अपने आप में हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। और हम आगे भी कोशिश ये करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉ स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है हम अपने साथ बुलाएं। आज का ये जो स्किट और ये जो नाटक बच्चों ने जो ये प्रेजेंट किया, आई एम रियली स्पीचलेस, बिकॉज आपके लिए तो मैंने सोचा था मैं अलग से एक 10 मिनट 15 मिनट का रियली, क्योंकि आई डोंट नो कि ये इतने कम टाइम में आप लोगों ने इसको जो बनाया है और जिस सोच के साथ आपने बनाया, और बहुत ही बर्निंग टॉपिक के साथ, घरेलू हिंसा और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी इश्यूज आपने आज जो उजागर किए सबके सामने, मुझे नहीं लगता कि सबको इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। हम आज भी घरेलू हिंसा से रिलेटेड चीज़ों को एक महिला की प्रॉब्लम समझ के उसको हम दरकिनार करके रख देते हैं। यकीन मानिए समाज में और भी बड़े इश्यूज हैं, सिर्फ एक महिला सशक्तिकरण या महिला से जूझते हुए इश्यूज ही नहीं हैं। हमने अभी शुरुआत में जब सुरजीत जी ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी बच्चों के अधिकारों के बारे में बता के, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे हमेशा अलग अलग तरीके से बैठे हैं। हालांकि ये कोएड स्कूल है, लेकिन मेल बच्चे अलग हैं और फीमेल बच्चे अलग हैं। ऐसे ही हमारा समाज भी है, हमेशा से पृथक पृथक तरीके से अलग अलग सांचों में दोनों वर्गों को जोड़ के रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पृथक है, वो जुड़े हुए हैं, मूल तरीके से जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए, बहुत ही एक अच्छा कानून जो इन्होंने बताया था कि गर्भ में जब कन्या होती है तो कई बार उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा सोनोग्राफी करा के गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये इश्यूज आज भी हम जितना मर्जी ना करते रहें इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ें आज भी हैं। हमारे उच्च न्यायालय ने बहुत टाइम पहले ही इन चीज़ों पे अंकुश लगाने की कोशिश की थी, जिसमें एक सर्वप्रथम जो केस आया था उसके तहत जितनी भी पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व थी, डॉक्टर समेत सबके लाइसेंस रद्द हुए थे। और इस चीज़ को जो है कम करने की कोशिश हमारे उच्च न्यायालय ने बहुत की और आज भी उसके लिए सक्षम है और करते रहेंगे। ये तो थी कानून की बात ना, कि कानून लेवल तक जो बात पहुंच जाए। अब आप सोचिए, जो सोनोग्राफी के तहत जिन बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है, आप सोचिए कितनी बातें होती होंगी जो पुलिस के पास पहुंचती होंगी या किसी की नज़र में नहीं आती होंगी। आज तो समाज के अंदर जो ये कि जो एक निर्णात्मक एक चीज़ है, एक जो बैलेंस है, वो जो है वो आज उलझ चुका है। आप कई जगह पे देखेंगे, मैं हिमाचल प्रदेश का
पहली बात तो मैं नहीं बोलूँगी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी चीज़ें प्रेवलेंट हैं, नॉट जस्ट हिमाचल प्रदेश, इट इज़ अ थिंग अबाउट द एंटायर नेशन। क्योंकि आज हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये समाज के पृथक पृथक वर्ग नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रकृति क्यों ऐसा बैलेंस बनाती कि एक के घर में कन्याएं और दूसरे के घर में मेल बच्चा पैदा हुआ? इसलिए होता है ताकि एक समाज के अंदर जो ये प्रकृति जो एक चीज बनाती है, प्रकृति हमेशा बैलेंस की तरफ काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देती हूँ। आज नवंबर का महीना चल रहा है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि नवंबर के महीने में इतनी कम ठंड शिमला में होती होगी। चीजें चेंज हो रही हैं। हमारा जो ये प्रकृति है परिवर्तनशील है, ये तब तक परिवर्तन करती रहती है जब तक ये एक बैलेंस में ना आ जाए। आज हम लोगों ने वो बैलेंस जो है कहीं ना कहीं मनुष्य जन्म लेके वो चीजें कहीं ना कहीं हमने खत्म कर दी हैं। हम चाहते हैं वो बैलेंस समाज में रहे और हम इस चीज से भी खुश हो कि हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों लड़कियां या दोनों लड़के, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है असंतोष की, इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ये लगेगा कि जी इनके घर में लड़के होंगे तब ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर अपने परिवार की अगर मैं अपने ऊपर बात करूं, हम सिर्फ 2 बहनें ही हैं। हमारे परिवार वालों ने कभी नहीं सोचा कि आगे जाके किसी भाई की आवश्यकता होगी या एक बेटे की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का जो एक निर्णय था बहुत पहले, जो आज से आप ये सोचिए 45-50 वर्ष पहले शुरू हुआ, उसका रीजन आज आप देखेंगे या मैक्सिमम टीचर्स जो हैं ये महिला हैं। यहाँ पदासीन है उनमें से मैक्सिमम लोग महिला हैं। तो हम लोगों को इस चीज को धन्यवाद देना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं आज के जमाने में, जो हमारी आंखों के सामने आज है, प्रेजेंट में है, हम उसको सोचते हैं। हम कभी पीछे के वक्त को लेकर रिसर्च नहीं करते। आप अगर पीछे के वक्त को लेकर रिसर्च करें, आज मेरे में भी शायद कहीं ना कहीं से वो चीज उत्पन्न हुई जो मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। और मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और उन लोगों के प्रति जिन्होंने यहाँ पहुँचाने में मुझे मदद की। और आज जिस शक्ति से मैं यहाँ खड़ी हूँ, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इस चीज़ का है। हमारे उच्च न्यायालय और हमारे उच्चतम न्यायालय जो भी हैं, सभी उसके लिए वो हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ से आई, हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी। आजकल भी मैं थोड़ा सा इस बिंदु पर ज़रूर बोलना चाहती हूँ। हम कभी भी ग्राम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे जाके जब भी हम प्रधान से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो जब हम घरेलू हिंसा के नियम पे बात होनी शुरू होती है तो वहाँ के प्रधान हमें बोलते हैं जी ये तो महिला मंडल का इशू है जी, उनसे डिस्कस करो। जब ये चीज़ हमारे नोटिस में आती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ महिला हूँ, शायद इस कारण मैं इस चीज़ पे कुंठित होती होंगी या कुंठाग्रस्त होती होंगी, नहीं, और भी कई वजहें हैं। क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं, हम आते हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट से, वहाँ पे सेंसिटाइजेशन हर एक चीज़ पर है। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, बच्चों ने इतना अच्छा गाना गाया नालसा का, आप जानते हैं ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये एक थीम सॉन्ग है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतने अच्छे से गाया इस चीज़ को। एक मुट्ठी आसमां पे हक हमारा भी तो है। बहुत छोटी सी बात है अगर आप समझें इस बात को। एक मुट्ठी आसमां, ज़्यादा नहीं मांग रहे, एक मुट्ठी आसमां, इतना बड़ा आसमान है और इतनी बड़ी धरती है, इसके घर में हम सब रहते हैं और इतना बड़ा ये आसमान है। आसमान को एक पिता का एक वो दिया गया है, पिता को और आसमां को सेम इक्वल उसमें लैंग्वेज पे रखा गया है। तो आप सोचिए कि हम किससे अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने पिता से अधिकार मांग रहे हैं। देने वाला कौन है? न्यायालय। पर ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह न्यायालय से ही अपना अधिकार मांगने के लिए जाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बच्चों ने यह नाटक अभी प्रेजेंट किया, इस नाटक में अगर वो दोनों भाई ये सोच के चलते कि ये हमारी भाभी है और इसका अधिकार वो 10 बीघा ज़मीन पे है ही है, और उसके बच्चों का ध्यान करते हुए वो ये कहते कि नहीं 1/3 हिस्सा सबके हाथ में जाएगा, तो क्या उसको कभी कोर्ट जाने की या पीएलवी के पास जाने की ज़रूरत होती? नहीं। हमारा समाज यहीं पे सेंसिटाइज्ड नहीं है। दूसरे का अधिकार भी किस तरीके से अपने हाथ में ले लिया जाए, यही हमारी रोज़ की एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये पार्ट होता है। आज अगर हम खुद अपने अपने मन के अंदर झांक के एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आज हम सभी कर लें, जहाँ पे भी हम ये सोचते हैं हमने किसी को दुखी कर रखा है या किसी को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रखा है, परेशान कर रखा है, आज आप अपने हाथ और अपना पैर उस चीज़ से बाहर निकाल लें। आप सोचेंगे और आपको 1 सेकंड लगेगा वो चीज़ रियलाइज़ करने में कि वो जो शांति, जो ऊर्जा आपने अपनी वहाँ से निकाल ली, वो जो शांति उस जगह पे गई, वो शांति सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सामने वाले के लिए भी गई। अगर जितना जल्दी हम इस बात को समझ लें
हम एक दूसरे के अधिकारों के लिए बात कर लें। जैसे बहुत अच्छी बात आपके टीचर साहब ने भी बोली, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, तो अगर एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, मतलब हमारे दोनों, जिसका भी अधिकार है, तो सामने वाले की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसका जो अधिकार को सही रखने के लिए, चलते रहने देने के लिए हमारा जो है कर्तव्य निभाना बड़ा बड़ा आवश्यक है। किसी की जगह पे अतिक्रमण करने का मतलब है कि आपने उसकी जगह पे अतिक्रमण कर लिया, आपने उनकी जगह घेर ली। अब अपनी अपनी जगह पे शांतिपूर्वक रहने का अधिकार दोनों का था, पर एक ने अतिक्रमण करके दूसरे का अधिकार लेने की कोशिश की। शांति तो आपने भंग की ही, साथ ही साथ आपने दूसरे का, अपना जो कर्तव्य है दूसरे के प्रति, वो नहीं निभाया। बहुत गूढ़ बातें हैं और समझने के लिए मुझे लगता है कि आज हमारा जो ये एक छोटी सी हमारी पहल थी बच्चों के थ्रू, ये एक पहल सिर्फ इतनी थी कि आपके दिमाग के अंदर एक ज्योति जागृत करना। अब उस ज्योति को ज्वाला कैसे बनाना है, ये आप लोगों के सबके हाथ में है। बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय थे। सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम कन्याएं हैं तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुरजीत जी ने आपसे पूछा आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ एक बच्चों ने हाथ खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सबको नहीं पता आपने क्या बनना, आपको सबको पता है, लेकिन आप बोलते वक्त या तो झिझक रहे हैं या आपको लग रहा है कि पता नहीं सामने क्या लगे। अगर हम ये बोले कि हम लेक्चरर बनना चाहते हैं तो पे ज़रूर बात करें। आपके स्कूल में जगह जगह टाइम टाइम पे जो भी फंक्शंस होते हैं उन चीज़ों में ज़रूर और ज़रूर आप ये जो इसको लॉ को, कानून को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ताकि हमारा जो एक मानना है वो ये है कि अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है। ज्ञान का संचय करके कोई व्यक्ति अगर यहाँ रख लेगा तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जितना वो ज्ञान आगे जाएगा, जितना वो आगे से आगे लोगों में जाएगा, उस ज्ञान का तभी फायदा है। हम भी ये ज्ञान अपने पास रख के हमारे लिए भी कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा के उद्देश्यों सहित जो है वो कार्यबद्ध है, हम चाहते हैं कि हमारे पास वो व्यक्ति आए जो वाकई में, मतलब जो जिनको बहुत ही दिक्कत है या अपने कानून के प्रति अपनी अवेयरनेस उनको नहीं पता है या आवाज़ नहीं उठा सकते, जैसे कि इस अभी नाट्यक्रम में बताया, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि इन लोगों को हम यहाँ से उठा के उनको शीर्ष पे रखें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके लिए कानून एक्चुअली में बना है। लेकिन हम देखते हैं न्यायालयों में ऐसे ऐसे लोग कई बार आ जाते हैं जो अब्यूज़ भी करते हैं चीज़ों का, फिर वो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ अब्यूज़ और कहाँ नहीं। लेकिन फिर भी हम, आप मानेंगे नहीं, हम बस अड्डों पे जाते हैं, आश्रम्स में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, हम हर वो जगह पे जाते हैं, हम वृद्धाश्रम्स में जाते हैं, हम सब जगह जाके यही कोशिश करते हैं कि कहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो शायद अपनी बात किसी के आगे रख नहीं पा रहा है। हो सकता है हमारे सामने रख के उसके मन की, एक तो मन में शांति आए, दूसरा यदि उसका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसके तहत हम उसको कानूनी सेवा दे सके, हम कोशिश करते हैं कि हम वो करें। लेकिन हमारा ये डिपार्टमेंट तब तक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जब तक समाज हमारे साथ जुटेगा नहीं, और हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे बच्चों की, और हम आगे भी चाहेंगे कि आप लोगों को हम किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। आई फील सो प्राउड स्टैंडिंग हियर एंड रियली, मतलब आई जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट एबल टू से सो मेनी थिंग्स, बट आप ये बात समझिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों से पता नहीं समाज कहाँ से कहाँ पहुँचेगा यदि ये छोटे छोटे स्किट और ये नाटक हम लोगों के बीच में प्रेजेंट करें। सो मैं मैम से एक परमिशन और लूँगी कि कभी हमें रिक्वायर्ड हो, अगर हमने कहीं अवेयरनेस पहुंचानी है तो आप लोग सब हमारा साथ देंगे, और इस लीगल सर्विस का जो ये हमने लेके चले हैं हम ये प्रण, उसको पूरा करने में आप हमारे साथ सार्थक होंगे। मैं ये सब बोल के अपनी वाणी का विराम देती हूँ, और बाकी मैम अमनदीप चौहान जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ पे हमें मार्गदर्शन किया और आगे ये चीजें आगे फलीभूत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक देना चाहूँगा हमारे विद्यालय के मोहित को, जो एक कल्चरल आइटम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। मोहित।
मैं अंत में बुलाना चाहूँगा प्रधानाचार्य महोदय को कि वो आए और सबका धन्यवाद करें। मैडम नेहा शर्मा जी, डीन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च एट एपीजी, डॉक्टर अमनदीप चौहान जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रंजीत कश्यप जी, कोऑर्डिनेटर लीगल एड, असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम पूनम, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा ब्यूलिया स्टाफ और प्यारे बच्चों, वी आर रियली ग्रेटफुल। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी मैम कि बहुत ही एक हमारे को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने दी कि इंटरेक्शन विद आवर स्टूडेंट्स, और काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स जो है बच्चों के क्लियर भी हुए थ्रू स्किट भी, और जो मैडम नेहा शर्मा जी ने भी बताया। स्पेशली आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर जैसा मैडम नेहा ने भी कहा, डॉक्टर अमनदीप चौहान जी, कि आपका हमें मैसेज मिल लिया था 1 वीक बिफोर कि आप चाह रही हैं, तो बच्चों खुश हुए आज आप? yes, कुछ जो नॉलेज में आपको बातें आई हैं तो उन पे अमल भी करना है, स्किट के थ्रू भी आपको पता चला। और जैसे मैडम नेहा शर्मा ने आपको बताया भी है कि एक बच्चा ही जो है भविष्य में एक बड़ा आदमी बनता है, और उसको किस तरह से अपने समाज और राष्ट्र के लिए उसके क्या कर्तव्य और उसके अपने क्या अधिकार है, उस पर चलकर कैसे हमने अपनी गुड सिटीजनशिप जो है या अपना दायित्व को निभाना है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, एक बार फिर से जितने भी एपीजी के आए हुए फैकल्टी मेंबर्स विद सेक्रेटरी मैडम नेहा शर्मा एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का पूरे ब्यूलिया परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ। की प्रातःकालीन सभा में उपस्थित आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़ के रूटीन से हटके आज कुछ नया आपके सामने होने वाला है। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में एपीजी यूनिवर्सिटी, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, उसके तत्वाधान से हमारे मध्य विराजमान है नेहा शर्मा, सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला, डॉक्टर अमनदीप चौहान, डीन एंड एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च एट एपीजी यूनिवर्सिटी, रंजीत कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोऑर्डिनेटर लीगल एड, पूनम असिस्टेंट प्रोफेसर कमेटी ऑफ एपीजी। आप सबका मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, प्रधानाचार्य की तरफ से और इन प्यारे बच्चों की तरफ से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही इनके साथ आए हुए एपीजी यूनिवर्सिटी के लीगल स्टडीज़ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सबका भी इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और साथ ही मैं इन सभी महानुभावों का, एपीजी यूनिवर्सिटी का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने लीगल एड, कानूनी सहायता से संबंधित जानकारियां देने के लिए हमारे विद्यालय को चुना, और हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, हम सबको इससे बहुत जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है और बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्यारे बच्चों, कोई भी देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमारा देश भी आप सब जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में भी कानून का शासन लागू हुआ था,
संविधान लागू हुआ था और जो निरंतर आज तक चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश एक स्वस्थ लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है और वो चलता रहेगा। ये हमारी सबसे बड़ी विरासत हमें जो हमारे पूर्वजों से मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसी कड़ी में जो कानूनी सहायता है या कानून है, उसकी जो बारीकियां हैं या जानकारियां हैं या सरकार की जो नीतियां कानूनी सहायता को लेकर के चलाई जाती है, उसका हम सबको ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह की नीतियां सरकार ने कानूनी सहायता देने के लिए गरीब लोगों के लिए चलाई है, बच्चों के लिए कानून में क्या प्रावधान है, महिलाओं के लिए कानून में क्या प्रावधान है, और अगर कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम किस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, उसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज ये कानूनविद विशेषज्ञ हमारे मध्य आए हैं। इनका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।